जय हिंद साथियों, देखिए आपका जो 40 मार्क का आपका समान अध्ययन का टेस्ट चल रहा है, इसमें आपको हम टेस्ट नंबर 1 से लेकर आपका 9 तक के आपका मैथ्स के क्वेश्चन को आपको सोल्व करवा चुके थे। आपको पता होगा टेस्ट में आपका मैथ का सॉल्यूशन नहीं रहता है, बाकी आपका सभी का सॉल्यूशन, आपका सभी विषय का आपका सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका जैसे करेंट अफेयर क्वेश्चन है तो सभी का आपका सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, तो यहाँ आपका सबका क्वेश्चन के नीचे आपका सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन मैथ के में आपका सॉल्यूशन नहीं रहता है, इसलिए क्योंकि मैथ में आपको सॉल्यूशन देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे किया गया है, इसलिए आपको मैथ के क्वेश्चन को आपको हल करवा देते हैं। तो चलिए आज आपको टेस्ट नंबर आपका 10 और 11 का मैथ के क्वेश्चन को हम हल करवा देते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आपका होगा 33 से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन 33 से क्वेश्चन 33 नंबर आपका है। क्वेश्चन का आपका कि तांबे के एक गोला का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। कर यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर आपका कि एक गोला है, इसको पिघला करके क्या करते हैं, एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के एक लंबा क्या करते हैं, तार खींचते हैं। अब देखिए तार जो बनेगा ना, ये आपका बेलनाकार बनेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है, ठीक है। यानी एक गोला को पिघलाकर क्या बना रहे हैं, हम बेलन बना रहे हैं। आपको पता होगा कि जब पिघलाते हैं तो दोनों का आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि भाई जितना मटेरियल इस गोला में लगा है इसी को हम पिघलाकर बनाएंगे, यानी ये बेलन बनेगा, तो इसमें भी तो आपका मटेरियल वही लगेगा, यानी दोनों का आयतन क्या रहता है, सेम रहता है। जब भी आपको कह दे कि पिघलाकर बनाया जाता है तो समझ जाना आपको दोनों का आयतन सेम होगा और कुछ नहीं करना है। चलिए हम देख लेते दोनों का आयतन सेम कर देते हैं। तो आपको देखिए यहाँ हो जाएगा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये बराबर हो जाएगा गोला का आयतन, ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब देखिए क्या क्या दिया है, इसका हम यूज कर लेते हैं। पाई देखिए यहाँ से ऐसे पाई पाई आपको कट जाएगा, यहाँ बचा क्या आर स्क्वायर, आर आपको नहीं दिया, आर निकालना है तो आर स्क्वायर होने दीजिए। एच देखिए एच में क्या होता है, बेलन का ऊंचाई है। यहाँ देखा जाए बेलन आपका ये ऐसे है, ये आपका हॉरिजॉन्टली है, तो इसका जो ऊंचाई होगा यहाँ आपका क्या दिखा देगा, यहाँ आपको लंबाई दिखा देगा, तो यानी ऊंचाई ही जो यहाँ पर आपको लंबाई दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 जो दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम एच की जगह कितना यूज करेंगे, 36 यूज करेंगे। यहाँ आपका है 4/3 पाई को तुम काट दिए पहले। आर क्यू, आर कितना दिया है, इसका व्यास दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, गोला का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या होता है व्यास के आधा। तो जब व्यास 6 है तो त्रिज्या कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ 3 दे दीजिए, 3 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का क्यू है, इससे अच्छा 3 का क्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं 27। यहाँ 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 3 9 में 27, 9 से कट जाएगा। अब देखिए 4 से 9 चौक 36 और ये 9 से 9 कट जाएगा, यानी आपको यहाँ से आ गया क्या, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 1 आ गया। आर स्क्वायर 1 है तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, कितना आएगा √1 आएगा, तो √1 भी 1 ही रहेगा, यानी यहाँ से हमको आ गया त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर। तो वो जो आपका यानी लंबाकार जो आपका यानी बेलनाकार जो बना था तार, इसका त्रिज्या कितना गया 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का आपका यदि समीकरण इतना का मूल्यों का गुणनफल 3 है तो के का मान क्या होगा। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। इसमें कह रहा है मूल्यों का गुणनफल 3 दिया है। आपको पता है कि द्विघात समीकरण में मूल्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। इसमें देखिए इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया कितना 3। अब यहाँ इस समीकरण में देख करके आप C के वैल्यू बता ही सकते हैं। C क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, तो K+8 है कांस्टेंट टर्म, बटे ए क्या होता है, ए होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये कितना है तो 3K है, ये बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से आप के का मान निकाल लीजिए। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा K+8 बराबर ये आपका 3 × 9 किया जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले जाइए, ये आपका जाएगा 8 बराबर 9K में से 1K गया, आपका कितना हो जाएगा
8k बचेगा, यहाँ से 8 8 काट देंगे, यहाँ से आपका k का मान आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। k का मान कितना आ गया 1 आ गया। 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। यानी देखिए एक विद्यालय में क्या करते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट को चुनता है, चाहे वो अंग्रेजी को चुनता है, ठीक है, यानी इंग्लिश को चुनता है, चाहे वो दोनों को चुन सकता है, ठीक है। तो कह रहा आपका क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा 50.8% हिंदी लेता है, यानी 50.8% स्टूडेंट क्या लेता है, हिंदी लेता है। 64.2% क्या लेता है, अंग्रेजी लेता है। कह रहा यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 500 है तो कह रहा कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। यानी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी सब्जेक्ट और अंग्रेजी सब्जेक्ट दोनों को चुनते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, कैसे बनाएंगे। अब देखिए कह रहा क्या, हिंदी और अंग्रेजी दोनों चुनते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये पढ़े होंगे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी वाला यूज होगा क्योंकि ये दोनों को हमको चूज करना है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, यहाँ हिंदी इंग्लिश है तो इसी टर्म हम यूज करेंगे। हिंदी के लिए एच यूज करते हैं, इंग्लिश के लिए ई यूज कर लेते हैं। तो एच इंटरसेक्शन ई, यानी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को चूज किया है, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा एच प्लस ई माइनस आपका हो जाएगा एच यूनियन ई हो जाएगा, ठीक है, एच यूनियन ई हो जाएगा। अब देखिए ये इसको निकालना है, एच कितना दिया, एच दिया आपका 50.8% प्लस आपका जगह इंग्लिश कितना है 64.2%। अब देखिए इसमें हिंदी और अंग्रेजी कितना छात्र है आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए कह रहा कितना छात्र, यहाँ क्या है यूनियन है, इसका मतलब क्या है हिंदी और अंग्रेजी। तो भाई कुछ लिया है हिंदी, कुछ लिया है अंग्रेजी, लेकिन टोटल मिलाकर परसेंटेज कितना होगा 100 ही होता है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों टोटल मिलाकर कितना होगा 100% होगा, क्योंकि टोटल हम 100% में निकालते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हमको आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, यानी 8 2 10 4 1 5, यानी 115 आ जाएगा, 115%। अब माइनस क्या होगा 100% हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कितना, 115 में से 100 गया तो 15%। एक चीज़ हमें मालूम हो गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों कितना परसेंट छात्र रखा है, तो 15% छात्र रखा है। एक चीज़ हमें मालूम हो गया। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश रखने वाले दोनों विद्यार्थी कितना है, तो ये आपका है सॉरी कितना था, हाँ 15% छात्र ऐसा है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रखा है, ठीक है। यहाँ क्या है एंड होगा, एंड का यूज होगा, यानी दोनों रखा है। कितना परसेंट है 15% है। आपको पता है टोटल स्टूडेंट कितना है 500 है, तो 500 का 15% निकाल दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। तो 500 का 15% निकालेंगे, डबल जीरो कर जाएगा, 15 × 5 = 75, यानी 75 स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 75, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का आपका दिल्ली और आगरा के बीच 200 किलोमीटर है। कर मान लीजिए कि आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जाते हैं। यदि आप 120 किलोमीटर के औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कर आपके द्वारा पहुंचने में औसतन कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे समझेंगे। ये मान लीजिए आप दिल्ली है और ये आगरा है, इसके बीच की दूरी कितना दिया है 200 किलोमीटर दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि पहले 120 किलोमीटर, ठीक है, कितना 120 किलोमीटर कितना स्पीड चलते हैं, एवरेज 90 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, ठीक है। बाकी शेष रह गया, तो बाकी शेष जो रह गया कितना रहेगा 200 में से 120 करेंगे तो बचेगा 80। बाकी 80 किलोमीटर जो है दूरी वो कितना स्पीड से चलते हैं, ये चलते हैं 90 नहीं, यह है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है 40 किलोमीटर पर आवर चाल दिया है। सिंपल है भाई। तो 120 किलोमीटर दूरी तय की हम कितना चाल से 90 किलोमीटर पर आवर से, और 80 किलोमीटर दूरी तय की कितना से 40 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर हम समय निकालेंगे और यहाँ पर समय निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल समय आपको आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि समय बराबर होता है आपका
दूरी बटे चाल। 120 किलोमीटर दूरी तय किए, कितना स्पीड से, तो 90 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ देख लीजिए 0 0 कर जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, ये आपका आएगा 4/3 आवर। 4/3 आवर को हम कह सकते हैं कितना, 1 घंटा। 4/3 आवर है ना, तो 1 घंटा 1/3 आवर है। इसको आप बदल लीजिए तो 1 + 1/3 गुने 60 से आप गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 20 या 60। यानी आपको यहाँ पर आ गया हमें समय कितना, तो 1 घंटा 20 मिनट आ गया। 1 घंटा 20 मिनट किसको समय लगा, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगा। बाकी जो दूरी है गया 80 किलोमीटर, इसका चाल क्या है, 40 है। 40 दूनी 80, ये लग गया 2 घंटा। तो 1 घंटा 20 मिनट यहाँ लगा और 2 घंटा यानी इसको आगे वाला जो दूरी से बच गया तो उसमें लगा है। तो टोटल समय कितना हो गया, 1 घंटा 20 मिनट प्लस 2 घंटा। आपका टोटल समय आ गया 1 घंटा 20 मिनट प्लस 2 घंटा। तो यहाँ 20 मिनट ही लिख दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 3 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। टोटल समय आपको लग गया 3 घंटा 20 मिनट। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 पर। क्वेश्चन 37 देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतना और इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कर आपका कि वह से बड़ी संख्या जिसे इतना और इतना में, यहाँ से नहीं होगा में होगा, इतना में भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल बचते हैं। तो कह रहा है वह संख्या होगी। कह रहा है ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें इसमें भाग दे तो शेषफल 6 बचता है और इसमें भाग दे तो शेषफल 5 बचता है। ऐसा कौन सी संख्या है। तो इसको बनाने का एक तरीका होता है, क्या कीजिए, ये जो आपका 1600 कितना है, 57 है, उसमें शेषफल कितना बचता है, 6 बचता है। 6 को माइनस कर दीजिए, आपका आएगा 1651 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, 2037 है, इसमें शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। 5 माइनस कीजिए तो आपका आएगा 2032 आएगा। और कुछ नहीं करना, इस दोनों को एचसीएफ निकाल दीजिए। ठीक है, एचसीएफ निकालना तो आता होगा, ये हम नहीं सिखा सकते हैं, ये बच्चा वाला चीज़ है, आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1651 और 2032 का एचसीएफ जब आप निकालेंगे दोनों का, तो आप एचसीएफ जब निकालेंगे तो आपका आएगा 127 आएगा। ठीक है, 127 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 127। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सिंपल है, जो दोनों में कॉमन आएगा इसका भी फैक्टर कीजिए, इसका भी फैक्टर कीजिए, और जो दोनों में कॉमन है वही एचसीएफ होता है। तो इसमें आप देख लीजिए आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 127। ठीक है, तो इस दोनों के एचसीएफ निकालिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का आपका, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं तथा 3 पुरुष 2 महिलाएं 7 दिन में पूरा करते हैं, तो कह रहा है 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ काम करने पर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा समझिए। देखिए क्या कर रहा है, 2 पुरुष के लिए हम मेल के यूज करेंगे एम, और कह रहा है 3 महिला यानी फीमेल कार्य करते हैं, कितना दिन कार्य लगता है समय, तो 8 दिन समय लगता है। ये आपका टोटल कार्य हो गया। ठीक है, 8 दिन समय लगता है, ये बराबर। अब इधर देखिए 3 मेल 3 पुरुष और 2 फीमेल कार्य करते हैं, कितना समय लगता है, तो 7 दिन लगता है, गुने 7 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, एम और एफ का क्या है रेशियो आएगा, आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ऐसा कीजिए, इस 8 से गुना कीजिए तो 8 दूनी 16 एम आएगा, प्लस 8 3 24 एफ आएगा। इधर 7 से गुना करेंगे, 7 3 21 एम आएगा, प्लस आपका आ जाएगा 7 3 21 प्लस 7 दूनी 14 एफ आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको इधर लीजिए और इसको इधर लाइए, तो हम 24 एफ है, इसमें से 14 एफ इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो आपको बच जाएगा 10 एफ, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ 21 एम और 16 एम को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 21 में से 16 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो आपका आएगा 5 एम। ठीक है, यानी आपका आ गया 10 एफ बराबर 5 एम, इतना आ गया। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं कितना आ गया, यानी उल्टा हम लिख देते हैं, 5 एम बराबर आ गया था आपको 10 एफ आया था। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, यहाँ से आप निकालिएगा एम इज टू एफ का रेशियो, तो आपका आएगा 2:1 आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन बन गया, एम
यानी मेल और फीमेल का एफिशिएंसी के रेशियो देखा जाए तो 2:1 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, किसी एक समीकरण को यूज कर लीजिए पहले में, किसी एक को। तो 2 पुरुष था तो 2 मेल प्लस 3 महिला थी 3 फीमेल, कितना दिन में कार्य कर रही थी? 8 दिन में। अब हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है 5 पुरुष 5 मेल प्लस 4 फीमेल, ये दोनों का मिलकर कितना दिन में कार्य करेंगे? मान लेते हैं हम T समय में कार्य करेंगे। अब जो एफिशिएंसी दिया है 2:1 आया है, वो M की जगह 2, F की जगह 1 रख दीजिए। जहाँ जहाँ M है वहाँ पर 2, जहाँ जहाँ F है वहाँ पर 1 रख दीजिए। तो यहाँ देखिए M की जगह 2 देंगे तो ये आपका 2 आएगा, और यहाँ 2 देंगे 2 दूनी 4 आएगा ना, 2 देंगे तो आपका 2 दूनी 4 प्लस 3 गुने 1 3 ही आएगा, ठीक है, गुने 8 है। यहाँ 2 देंगे तो ये आपका आएगा 5 दूनी 10 प्लस 4 आएगा गुने T आएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 4 3 7 7 गुने 8 बराबर आपका आएगा यहाँ 10 4 14 इंटू T। इसको ध्यान दीजिए क्या है, 7 गुने 8 बराबर क्या है? 14 गुने T है। 7 गुने 8 बराबर क्या है? 14 गुने T है। तो 7 दूनी 14 2 चौके 8, यहाँ से हमें आ गया T के वैल्यू कितना? 4 दिन। T की वैल्यू आ गया 4 दिन, यानी इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे, 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिल करके। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि मूल्यों -1 और 4 द्विघात समीकरण है। सिंपल है, करा एक कोई द्विघात समीकरण है जिसका यानी रूट्स क्या है? -1 और 4 है। तो करा द्विघात समीकरण क्या होगा? आप जानते होंगे कि द्विघात समीकरण फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? x² होगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है आपका द्विघात समीकरण जब हमें यानी दोनों का शून्यक पता हो। तो अब रख दीजिए मान, अल्फ़ा जगह -1 रख दीजिए, अल्फ़ा जगह -1 रखेंगे, बीटा जगह 4 रखेंगे, यही तो इसका क्या है? रूट्स है। यहाँ रखेंगे -1 गुने 4 रखेंगे बराबर 0 कर देंगे। ये आपका जगह x², 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए -3 होगा। -1 गुने 4 क्या होगा? -4 होगा बराबर 0 हो जाएगा। आपका आ गया x² - 3x - 4 बराबर 0। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन कर रहा है 50 संख्याएं दी गई है, 50 संख्याएं दी गई है। कर प्रत्येक संख्या में 53 घटाया गया और इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। तो कह रहा है दी गई संख्याओं का माध्य है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि देखिए किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए A B C D ऐसे बहुत सारी संख्या है, इसका औसत मान लीजिए आप क्या है? n है, ठीक है। औसत क्या होता है? जितनी भी संख्या है उसमें जोड़ करके और जितना संख्या उसमें भाग देंगे तो औसत आता है, औसत आपको मालूम होगा। तो मान लीजिए कि A B C D E F बहुत सारी संख्या है, उसका औसत क्या है? n है। क्या है? औसत n है। एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि हम प्रत्येक संख्या में कुछ यानी k घटाते हैं, प्रत्येक संख्या में यदि हम सेम संख्या घटाते हैं, ध्यान दीजिए, प्रत्येक संख्या में से हम यदि सेम संख्या घटाते हैं तो उसका माध्य भी उतना ही कम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। यानी किसी भी संख्या का माध्य दिया है आपको, और यदि हम प्रत्येक संख्या में से कोई संख्या घटाते हैं तो उसका माध्य भी उतना ही कम हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ मान लें कि A B C D E F ऐसे बहुत सारी संख्या हैं जिसका औसत क्या है? n है। तो हम प्रत्येक में से देखिए A में से भी k घटाएं, B में से भी k घटाएं, C में से भी k घटाएं। अब सभी संख्या में से हम k घटा देंगे, उसका औसत निकालेंगे ना, तो पहले के औसत से n कम आएगा। यानी जितना हम प्रत्येक संख्या में से घटाए थे उतना ही कम आपका औसत भी आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि हम प्रत्येक संख्या में k जोड़ देते हैं, प्रत्येक संख्या में हम यदि k जोड़ते हैं ना, तो आपका औसत में भी k क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, उसी पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम प्रत्येक संख्या में से n घटाए हैं तो इसका औसत भी क्या होना चाहिए? k घटाए हैं तो औसत भी आपको k कम होना चाहिए, ठीक है। तो यानी A में से हम k घटाएं, B में से k घटाएं, C में से k घटाएं, तो इसका औसत भी कितना कम हो गया? n - k कम हो जाएगा, ठीक है। जितना प्रत्येक संख्या में घटाएंगे उतना ही इसका औसत भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, अब कर रहा है क्या?
कि प्रत्येक संख्या में से क्या घटाते हैं, 53 घटाते हैं। तो n माइनस क्या होगा 53, क्योंकि 53 घटा रहा है, ठीक है, प्रत्येक संख्या में से 53 घटा रहे हैं। तो कह रहा है इस तरह से प्राप्त माध्य कितना है, -3.5 है, यही तो माध्य है। बाद में -53 प्रत्येक संख्या में से घटाए हैं, तो माध्य आपका क्या आना चाहिए, n-53 आना चाहिए। और इसका मान दिया है, कितना दिया है, -3.5 दिया है। यहाँ से हम n निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, n आ जाएगा -3.5 प्लस 53 आएगा। इसको आप माइनस कीजिएगा, 53 में से 3.5 घटाइएगा तो ये आपका आएगा कितना, 49.5 आएगा। और यही आपका सही आंसर है। टेस्ट में सॉरी गलती से आपका ऑप्शन ए आ गया था, ठीक है, ये आपका गलत है। इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा, 49.5। जबकि देखिए इसका बीपीएससी जो आंसर दिया है ये भी आपका गलत दिया है। आप घटना चक्र बुक देखेंगे उसमें भी इसका सोल्यूशन गलत दिया है, आंसर ए दिया है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर 100% आपका सी ही होगा, 49.5 ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में से यदि किसी संख्या का औसत आपका m है या n है, कुछ भी है, ठीक है, औसत n है, हम प्रत्येक संख्या में से यदि वही संख्या घटाए, सेम संख्या घटाए, प्रत्येक संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो उसका औसत में भी उतना ही कमी आता है, ठीक है, उतना ही कमी आता है। तो इसका आंसर आपका 100% ऑप्शन सी होना चाहिए। आपको पूरा सोल्यूशन करके दिखा दिए कि कैसे आया है, 49.5, तो 49.5 ही आएगा, ठीक है। और किसी बुक पर आप भरोसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 10 का सोल्यूशन, ठीक है। अब चलिए हम टेस्ट नंबर 11 के क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। ये आपका टेस्ट नंबर 11 है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये टेस्ट नंबर आपका 11 है। आप देखिए आपका एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, शुरू में आप देख सकते हैं, और पूरे अच्छे से इसका सोल्यूशन किया गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आपका सोल्यूशन किया गया है। तो सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें टेस्ट में सेट करते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका कर्पूरी ठाकुर जी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन का भी लेवल, ठीक है, और आपका सोल्यूशन भी पूरे अच्छे से इसमें किया रहता है, ठीक है। तो टेस्ट आपको देना चाहिए, जो भी 6 to 12 की तैयारी कर रहे हैं इसको एक बार ज़रूर टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। चलिए मैथ के क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन 33 को, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन कर आपका, अगर px यानी ये दिया है, कर इसका शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो कर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। सिंपल है, देखिए त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है तो इसका आपका शून्यक दिया है, सॉरी त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसका शून्यक आपको दिया है, अल्फ़ा बीटा और गामा दिया है। अब देखिए एक चीज़, अल्फ़ा बीटा गामा का मान कारक क्या होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ जानते हैं आप, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। देखिए बहुपद और समीकरण में क्या सिंपल अंतर है, ये आपका जैसे बहुपद है, ठीक है, ये आपका क्या है, बहुपद है 7, बहुपद है। अब बराबर हम 0 कर देंगे तो आपका समीकरण हो गया, समीकरण हो गया। तो इसका आपका शून्यक दिया है, क्या क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा और गामा दिया है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये इसका क्या है, ये शून्यक है, ठीक है, रूट्स है। आपको कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, तो आप जानते होंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -d/a होता है। क्या होता है, -d/a होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, -d/a होता है। अब देखिए d क्या होता है यहाँ पर, तो d होता है आपका कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है, प्लस में है तो 7 है, लेकिन यहाँ फार्मूला में माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस लगाना होगा, ठीक है। बट ए क्या होता है, तो x² का कोफिशिएंट होता है, कितना है, 4 है। तो कितना सिंपल है, -7/4 इसका आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, त्रिघात समीकरण का जब आपसे पूछे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो ये होता है आपका -b/a होता है। जब आपसे पूछे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या होता है, तो ये आपका होता है c/a होता है। और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना होता है, तो -d/a होता है। इस तीनों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 पर। क्वेश्चन 34 है और ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर आप बनाए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन का आपका कि 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊँचे हैं, ठीक है, 13 मीटर और 7 मीटर ऊँचे हैं। 2 खंबा है, एक 13 मीटर ऊँचा, एक 7 मीटर ऊँचा है, ठीक है। तो ये मान लेती है 13 मीटर ऊँचा का खंबा ये है, और मान लेती है 7 मीटर ऊँचा खंबा ये है। और कह रहा है उनके पादों के बीच की दूरी, ठीक है, पाद मतलब कि जड़,
उसके जड़ के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर जड़ के बीच की दूरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी, यानी ये देखिए शीर्ष जो है ना, ये दोनों बीच की दूरी का कितना होगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको हम सीधा करेंगे, ये आपका 7 है, तो ये भी इतना कितना होगा, 7 होगा, इतना 7 होगा, और ये टोटल 13 है, तो 13 में से 7 करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। यानी ये जो आपका बच गया कितना आया, 6 आया है। ये यदि आपका 8 है तो ये भी कितना होगा भाई, ये भी 8 होगा, कितना सिंपल है। ये हमें मालूम हो गया कितना 8 है, ये मालूम हो गया कितना 6 है। तो ये आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये हमको ये चाहिए, तो इस समकोण त्रिभुज के लिए ये हो गया आधार, आधार हमको पता है 8 है, और ये हो गया आपका लंब, लंब पता हमको 6 है। तो कर्ण नहीं आएगा, कर्ण ही तो निकालना है, वही तो है इसके शीर्ष के बीच की दूरी। तो हम कर्ण कैसे निकालते हैं, तो कर्ण निकालते हैं रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार 8 है, लंब 6 है, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, आपका जगह 8 8 64 प्लस 6 के 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 का रूट कितना आता है, 10 होता है, तो इसका 10 हो जाएगा। कितना सिंपल है, क्या होगा, 10 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन 35 का रहा है, यदि किसी एपी का छठा पद यानी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ क्या लिखा है, छठा और 12वां, तो यानी छठा पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है। इसका मतलब जो पहले लिखा है छठा पद, ये छठा पद आपका ये 13 हो जाएगा, और जो बाद में लिखा है 12वां पद ये आपका 25 हो जाएगा। क्रमशः मतलब ये होता है, ठीक है। तो यानी छठा पद दिया है, यानी T6 कितना दिया है, 13 दिया है। T6 को हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये Tn का फॉर्मूला होता है आपका, आपको ध्यान होगा Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ का T6 है, इसका मतलब क्या है, n की जगह क्या लेंगे, 6 लेंगे, तो 6 में से 1 का घटाइए इंटू डी, ये कितना दिया है, 13 दिया है। तो यहाँ से एक समीकरण आपका आएगा A प्लस 5D बराबर 13, ये आपका फर्स्ट समीकरण आ गया। दूसरा आपका क्या दिया है, यही 12वां पद दिया कितना, 25 दिया है, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं A प्लस 11D, ठीक है। 12वां पद n में से 1 करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। ये आपका दिया है 25 दिया, ठीक है। दोनों का हल कीजिए, माइनस कर दीजिए, ए कट जाएगा, यहाँ आपका आएगा -6D बराबर -12। यहाँ से आपका D का मान क्या आएगा, -12 बटे -6 आएगा, 6 दूनी 12, यानी 2 आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस कर जाएगा। D का मान 2 आ गया, D का मान 2 गया। एक समीकरण लिखे थे पहले, A प्लस यानी 6 था ना, 5D बराबर 13 था। अभी हम D का मान निकाले ना, D का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, D का मान 2 निकाले। यहाँ क्या कीजिए, D का मान रख दीजिए, तो 5 दूनी 10, डायरेक्ट हम कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर 13। यहाँ से आपका A का मान आ जाएगा कितना, 13 माइनस 10 कितना आ गया, 3 आ गया। एक चीज़ ध्यान दीजिए, A का मान 3 आ गया, हमें A का मान 3 आ गया, D का मान 2 आ गया। अब किसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, करा कि 20वां पद यानी T20 चाहिए, हमें T20 चाहिए, तो क्या करेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी। तो A का मान कितना है, 2 है, एक मान 3 है, 2 नहीं है, एक मान 3 है, तो 3 रख देंगे। n की जगह क्या होगा, 20वां पद है तो 20 होगा, 20 में से 1 हटाएंगे, सीधे हम लिख देते 19, और D का मान 2 दिया है, तो आपका जगह 3 प्लस 19 दूनी 38, 38 3 कितना होता है, 41 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 41 ऑप्शन ए होगा। तो फार्मूला यहाँ पर ध्यान रखिएगा Tn का, ठीक है, nवां पद का A प्लस n-1 इंटू डी होता है, Tn बराबर, और Sn का भी याद रखिएगा, Sn बराबर होता है आपका n/2 इंटू 2A प्लस n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का आपका, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.3 है, माध्य का 9 है, तो बहुलक क्या होगा। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, माध्य का बहुलक में रिलेशन क्या होता है। माध्य का और बहुलक में आप पढ़े होंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका बहुलक बराबर, पढ़े होंगे जरूरी है। बहुलक बराबर का होता है, बहुलक बराबर होता है आपका 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। इस फार्मूला को ध्यान रखिए, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। हमको बहुलक चाहिए, यहाँ माध्य का दिया है, तो 3 गुने माध्य का कितना दिया है, 9 दिया है, 9 हो जाएगा, माइनस 2 गुने माध्य
2 को माध्य कितना दिया 8.9 दिया है। ये आपका जगह 9 क्या 27 माइनस आपका जगह 9 दूनी 18 8 दूनी 16 1 17। 27 में से 17.8 घटाएंगे तो आपका आएगा 9.2 आएगा, 9.2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में है आपका 9.2, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जिसको भी ये फार्मूला याद होगा ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 पर। क्वेश्चन का आपका यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य क्या है 6 है तो क्या बड़ी संख्या क्या होगा, सिंपल है। लेकिन एक चीज़ जानते हैं आप, मान लीजिए आपका कि इसमें कोई भी प्रथम आपका विषम संख्या क्या है, मान लीजिए ए है, इसका अगला विषम संख्या क्या होगा a+1 होगा कि 2 होगा, a+2 होगा। इसका अगला विषम संख्या क्या होगा a+4 होगा। आपको लगता होगा कि यहाँ तो आप सर सम संख्या ऐड कर रहे हैं, चलिए आपको हम प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए पहला विषम संख्या a है तो अगला क्या होगा a+2 होगा, अगला a+4 होगा, इसका अगला क्या होगा a+6 होगा। हम यूज करके बना देंगे क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या करेगा बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगेगा कि ये तो सर सम संख्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, तो उसको लगता है क्या सम संख्या, नहीं सम संख्या नहीं है। देखिए कैसे है, हम देखिए कोई भी विषम संख्या लीजिए, कोई भी संख्या, हम लिए 3 लिए, ठीक। अब 3 में क्या जोड़ेंगे कि अगला विषम संख्या आएगा, देखिए 2 जोड़िए ना, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक। अब 3 में क्या करेंगे 4 जोड़िए, 4 3 7, अगला 5 का आगे 7 आ रहा है। फिर क्या करेंगे 3 में 4 2 6 जोड़िए, कितना आ रहा है 6 3 9, अगला विषम संख्या आ रहा है, यानी 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। तो देखिए क्या है 2 का अंतर है यहाँ, फिर 4 है, फिर यहाँ 6 है ऐड। तो ये ध्यान रखिए विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, ठीक है, विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, आप मानते हैं कि प्रथम विषम संख्या a है तो इसका अगला विषम संख्या a+2 होगा, ठीक है। इसका भी अगला विषम संख्या a+4 होगा, इसका भी अगला विषम संख्या a+6 होगा। यदि हम मान लेते हैं कि a सम संख्या है तो इसका अगला सम संख्या भी a+2 ही होगा, अगला सम संख्या आपका a+4 ही होगा, अगला सम संख्या a+6 ही होगा। डिपेंड करता है ये क्या है, ये सम संख्या तो ये सभी सम संख्या आएगा, ये यदि यहाँ पर विषम संख्या तो सभी विषम संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 विषम संख्या का माध्य क्या है 6 है, तो मान लेते एक आपका विषम संख्या पहला a है, तो दूसरा क्या होगा इसका अगला a+2 होगा, इसका अगला क्या होगा a+3 होगा, इसका अगला क्या होगा, इसका आपका होगा 3 नहीं होगा 4 ना होगा, a+4 होगा, इसका अगला क्या होगा यहाँ प्लस दीजिए क्योंकि माध्य है ना, a+6 होगा, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, हाँ इसका माध्य 4 है तो 4 से भाग देंगे, 4 संख्या का माध्य कितना दिया है 6 दिया है। अब देखिए इस सबको ऐड कीजिए तो a+3a+4a और 6 4 10 2 12, आपका आ गया 4a+12/4 बराबर 6 आ गया। आप ऐसे कीजिए, 4 से काट भी सकते हैं, 4 एकन 4 4 तिया 12, मेरा हम थोड़ा अलग काटते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना का कॉमन लेगा 4 फिर काटेगा, ऐसे ही काट दीजिए ना, 4 एकन 4 4 तिया 12, आपका क्या a+3 बराबर 6 आ गया। यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, 6 - 3 की जगह क्या आएगा 3 आएगा, a का मान कितना आ गया तो आपका 3 आया। ध्यान दीजिए a आया पहला संख्या आपका कितना 3, तो क्या क्या माने थे हम a माने थे, और इसका अगला a+2 माने थे, a+4 माने थे, a+6 माने थे। तो क्या इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या वही ना होगा a+6, तो एक मान आपका 3 है और इसमें 6 को ऐड कर देंगे तो बड़ी संख्या क्या गया 9 आ गया। तो बड़ी संख्या क्या आएगा 9 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का आपका कि एक यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बैग या थैला होगा, कुछ भी होगा, यहाँ एक बैग या थैला का प्रयोग होगा। एक बैग या थैले में 8 यहाँ मिस्टेक है 8 लाल, ध्यान दीजिए आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर आपका कि एक बैग है, ठीक है, या थैला है, उसमें से 8 क्या है लाल गेंद है, ध्यान दीजिए 8 लाल गेंद है, 2 काली गेंद है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 आपका काली गेंद है, ठीक है, 2 काली गेंद है, और 5 जो है आपका सफ़ेद गेंद है, ठीक, 5 सफ़ेद गेंद है। ये कोई बैग है या थैला है, इसमें रखा हुआ है। क्वेश्चन करा इसमें से एक गेंद निकालते हैं, रेंडमली क्या करते हैं एक गेंद निकालते हैं, एक गेंद निकालते हैं इसमें। तो करा जो गेंद निकाले हैं ना वो काला न होने की प्रयत्ता क्या होगी, ठीक है, काला न होने की प्रयत्ता क्या होगी, यानी क्या संभावना है कि काला नहीं आएगी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो काला कितना है 2 है, तो यानी काला नहीं आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए ऐसे सोचिए, काला नहीं आएगा तो क्या आएगा लाल आ सकता है चाहे सफ़ेद आ सकता है। पर यदि काला गेंद नहीं आएगा, काली गेंद नहीं आएगी तो क्या आएगा
चाहे लाल आएगा चाहे सफ़ेद आएगा। तो लाल कितना है 8 है और सफ़ेद कितना है 5 है। तो टोटल कितना गेंद आ सकते हैं 8 5 13 गेंद आ सकते हैं। टोटल गेंद है कितना, तो 8 5 13 2 15। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 13/15। कितना ईजी है 13/15। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 पर। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन का आपका त्रिभुज ABC जिसके शीर्षक इतना और इतना है, यानी शीर्ष इतना और इतना का है, और केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज दिया है आपका, ये भी क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। एक त्रिभुज दिया है ABC, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है -1,0 5,2 और क्या दिया है 8,2 दिया है। ये इसका निर्देशांक दिया है। कह रहा है इसका केंद्रक का, यानी केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये आपका होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 होता है। सिंपल है, x1 x2 x3 क्या है, तो सभी पॉइंट का x नियामक है, y1 y2 y3 क्या है, तो सभी पॉइंट का y नियामक है। ऐड कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ क्या है -1 है, तो -1 प्लस यहाँ क्या है x5 है, यहाँ पर क्या है x कोफिशिएंट 8 है, 8 जोड़ दिए /3 कर दिए। इधर देखिए क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है -2 है, यहाँ पर क्या है +2 है, /3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है 8 5 13, 13 में से गया तो 12, 12/3। यहाँ क्या लिखेंगे हम 12/3 लिखेंगे। यहाँ देखिए -2 + 2 कट जाएगा और 0 है, तो 0/3 हो गया। 3 से काटे 3 चौक 12। क्या आ रहा है आपका कोऑर्डिनेट, आ रहा है 4,0 आ रहा है, 4,0 आ रहा है। अब देखिए 4,0 किसी में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। सिंपल तो है, क्या होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 पर। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन आपका के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का अनगिनत हल होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अनगिनत हल कब होंगे, एक ही हल कब होंगे, या या कोई भी हल कब होंगे, इसका कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ चलिए आपको पहले हम याद ही करवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए ये आपका a1 x b1 y + c1 = 0 है। ठीक है, अब देखिए C1 चाहे आपका बराबर के अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों में लेकिन सेम आना चाहिए। बाहर भी रहेगा चलेगा, अंदर भी रहेगा, लेकिन दोनों समीकरण में सेम रहना चाहिए। जैसे आप बाहर है तो बाहर में इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बराबर लिख सकते हैं, C1 यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a2 x b2 y बराबर, चलिए C2 ले लिए। डिपेंड अंतर कुछ नहीं है, अंदर चाहे दोनों रहना चाहिए चाहे दोनों बाहर रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आपका 2 समीकरण है, ठीक है, दिया है। अब देखिए इसमें कहेगा आपको कि कब एक हल होगा, केवल एक हल होगा, कब एक से अधिक हल होगा, या कब एक भी हल नहीं होगा। एक कंडीशन आपको बताते हैं। देखिए पहला है कि केवल एक हल होगा, इसी को बोलते हैं हम यूनिक हल। केवल क्या हो, केवल एक हल होगा। इसका कंडीशन क्या होगा, तो इसका कंडीशन होता है आपका a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। ये कंडीशन आपका होता है कब, केवल एक हल होगा। ठीक है, दूसरा आपका होता है कि अनगिनत हल होगा, जो हमको यहाँ पर काम है। इन अनगिनत हल कब होगा, तो ये आपका होता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। जब तीनों का रेशियो क्या हो, सेम हो, तब आपका क्या होता है, अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल कब होगा, जब तीनों का रेशियो सेम हो। तीसरा आपका होता है कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का कंडीशन एक है आपका a1/a2, ये तो बराबर होगा b1/b2 के बराबर, लेकिन ये c1/c2 रेशियो के बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, तब इस समय आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन आप ध्यान रखिए। केवल एक हल होगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। अनगिनत हल कब होगा, जब तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा, तो अनगिनत हल होगा। और कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये तीनों कंडीशन याद रखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं।
कह रहा था अनगिनत हल, तो किसका यूज करेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब देखिए A1 का मान कितना है, 4 है, B1 का मान क्या है, सेकेंड का एक्स कोएफिशिएंट 2 है, सॉरी A2 का, B1 का मान क्या है, तो K है, B2 का मान क्या है यहाँ पर -4 है, C1 कितना है, C1 यहाँ 6 है, यहाँ C2 कितना है, C2 यहाँ 3 है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ क्या है -k/4, तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी आपका जो है -k/4 किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है। यहाँ से k का मान क्या आएगा, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस उधर जाएगा, तो k का मान -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा -8। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा कि मैथ का सलूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, और ये करने का तरीका बहुत सिंपली है, इसी तरह से आपको एग्जाम में हल करना है। ठीक है, लेकिन आपको कंडीशन याद रहना चाहिए। ठीक है, कंडीशन याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अब मान लीजिए आपको फार्मूला ही नहीं याद है, अब मान लीजिए इसका कंडीशन ही नहीं याद है, तो आप क्या एग्जाम में बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए आपको सभी टर्म एंड कंडीशन आपको ध्यान रहना चाहिए, और फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही ये याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। ये सोचिएगा कि हम लिख कर याद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश भी ऐसे मत करना कि फार्मूला मैथ का आगे हम लिख लो, इसको याद करते रहो, ऐसे नहीं होता है। मैथ में ऐसे नहीं होता है, मैथ में होता है बनाने से। जितना आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा, फार्मूला देख के ही हल कीजिए, लेकिन हल कीजिए। ठीक है, जितना भी आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा, उतना आपको प्रोसेस और फार्मूला भी आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन में आपको प्रोसेस जरूरी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपका फार्मूला जरूरी होता है, तो दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बनाने से आएगा, आपको रटने से नहीं आता है। फार्मूला रट लेंगे तो क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बन जाएगा। ठीक है, और फार्मूला आप रटने की कोशिश भी मत कीजिएगा, हाँ देख के ही बनाइए फार्मूला, लेकिन आप 10 बार बनाइए, आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक बार याद हो जाएगा ना, तो 5 साल के बाद भी आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये बता रहे आपको, एक पे ध्यान आ जाएगा। तो याद करना अलग चीज़ है, माइंड में बैठाना अलग चीज़ है। बैठ जाएगा एक बार तो आपको 5 साल तक से भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़िए, मैथ को रटने की कोशिश मत कीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, कैसे बनाते हैं, आखिर हम कैसे बनाए हैं, इस प्रोसेस को पकड़िए, और यही प्रोसेस आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।